असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज यहाँ आप सब लोग मुझसे बहुत बड़े हैं, उम्र में भी और अनुभव में भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो 28 साल की छोटी सी उम्र में मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, जो आप लोग पहले से ना जानते हो। पर अगर कुछ बता सकती हूँ तो वो है मेरे जीवन के कुछ अनुभव, कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ जो आज मैं आप सबको यहाँ सुनाने आई हूँ। आज की हमारी ये यंग पीढ़ी, लड़का हो या लड़की, सभी बहुत ही करियर फोकस्ड, इंडिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर, एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी और फोकस्ड है। भले जॉब हो या बिजनेस, हम सब बहुत मेहनत करके अपने करियर में या अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा बड़ा नाम कमाना चाहते हैं। उसी तरह मैंने भी बचपन से करियर पर फोकस करके बहुत मेहनत से पढ़ाई की है और जैसे आप सब लोगों ने अभी सुना, उसके फलस्वरूप मुझे 2 गोल्ड मेडल्स की प्राप्ति हुई। उसके बाद मैंने जॉब भी किया और अभी भी कर रही हूँ। ये पूरे एजुकेशन और जॉब की यात्रा ने मुझे बहुत ही आत्मनिर्भर और महत्वाकांक्षी बनाया है। पर मुझे आत्मनिर्भर बनना है, इस विचार की शुरुआत मेरे लिए कई वर्षों पहले हो चुकी थी। तो हुआ कुछ ऐसे था कि मैं पुणे से अपने अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूर्ण करके एक गोल्ड मेडल लेकर सोलापुर अपने घर वापस गई। मेरे दादाजी ये मेरी सफलता से बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरा बहुत कौतुक किया, एक बड़ा सेलिब्रेशन रखा, बहुत स्वागत सत्कार किया और उसके बाद बड़ी प्यार से मुझे घर के बाहर निकाला और घर के थड़ी में खड़ा कर दिया। वे बोले, बेटा, अपने दरक परिवार में एक रूल है। जैसा कि आप सब अभी जानते ही हैं, मेरे मैके का सरनेम दरक है। तो दादाजी बोले, बेटा, अपने दरक परिवार में एक रूल है, अपने यहाँ पहली डिग्री फ्री में मिलती है। इसके अलावा और 3 चीज़ें हैं जो हम आपको फ्री में देंगे, जो बचपन से आज तक हम आपको देते आ रहे हैं और आगे भी देंगे। वो 3 चीज़ें ये थी। पहले थी संस्कार, बचपन से आज तक हमें संस्कार मिलते आए हैं और आगे भी फ्री में मिलते रहेंगे। दूसरी चीज़ थी गुडविल, यानी कि दरक परिवार का नाम, उसके सारे कॉन्टैक्ट्स, सामाजिक कॉन्टैक्ट्स, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, सब कुछ फ्री में मिलेगा। और तीसरी चीज़, किसी भी प्रकार का अर्जेंट मेडिकल एक्सपेंस। तो पहली डिग्री और ये 3 चीज़ें आपको हमेशा फ्री में मिलेंगे। दादाजी बोले, क्योंकि अब तुझे पहली डिग्री मिल चुकी है, अब तुझे अपने पैरों पर खुद खड़ा होना है। तुझे जॉब करना हो, अपना बिजनेस शुरू करना हो या आगे पढ़ाई करना हो, तुझे वो खुद के बलबूते पर करना है। और अगर तू अब इस घर में रहना चाहती है तो तुझे पैसे कमा कर लाना है। अब मुझे लगा दादाजी मजाक कर रहे हैं। मैं घर की सबसे बड़ी पोती, दादाजी की सबसे लाडली, वो पोती जिनको दादाजी ने बचपन से अपने पलकों पर बिठा कर रखा है, उसे वे बोल रहे थे कि अभी घर में रहने के लिए पैसे कमाने पड़ेंगे। पर कुछ ही समय के बाद मैं समझ गई कि दादाजी तो बड़े सीरियस हैं। और उस दिन, उस क्षण से शुरुआत हुई मेरी इंडिपेंडेंट और आत्मनिर्भर बनने की यात्रा की। उसके बाद मैंने जॉब किया, खुद मुंबई में अपने बलबूते पर अकेली रही, 100% स्कॉलरशिप लेकर अपना मास्टर्स पूरा किया। मास्टर्स के दौरान रोज़मर्रा का खर्चा चलाने के लिए कॉलेज के लाइब्रेरी में काम किया और उस दिन से मैं सही मायने में एक इंडिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर और करियर ओरिएंटेड लड़की बनी। इस सब के दौरान शादी करने का ख्याल कभी भी मेरे जहन में दूर दूर तक नहीं आया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं और मेरी मैया, मैं अपने माताजी को मैया बुलाती हूँ, तो मैं और मेरी मैया एक बॉलीवुड मूवी देख रहे थे। बिल्कुल बाकी पिक्चरों की तरह एक हीरो था, एक हीरोइन थी, दोनों मिलते हैं, उन्हें प्यार होता है, वे शादी करते हैं और फिर स्विट्जरलैंड में जाके गाने गाते हैं और पिक्चर खत्म। पर उसमें शादी के बाद गैस का सिलेंडर कौन ऑर्डर करेगा, बिजली का बिल कौन भरेगा, बेड पे पड़ा हुआ गीला टॉवल कौन उठा के रखेगा, ये सब बातें तो थी ही नहीं। ये सोचकर मैं और मेरी मैया बहुत हंसे। अब इस टाइम तक शादी के बारे में जोक्स और हंसी मजाक शुरू हो चुका था।
फिर भी मेरी शादी और शादी करने का सही समय ये अभी तक मेरे जहन में नहीं आया। फिर एक दिन यूं ही बातों बातों में मेरी मैया ने मुझे पूछा, बेटा तेरे लिए लाइफ इम्पोर्टेंट है या करियर? और मैंने झट से जवाब दे दिया, करियर। फिर मेरी मैया मुस्कुराई और बोली कि बेटा करियर लाइफ नहीं है, बहुत बड़ी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा करियर है, और तुझे सिर्फ करियर में नहीं जीतना है, लाइफ में जीतना है। और लाइफ में जीतने का सबसे महत्वपूर्ण मूल मंत्र है, देयर इज राइट टाइम टू डू एवरीथिंग। हर कार्य करने का एक सही समय होता है। मैया बोली कि आज तू और तेरी आजकल की ये पूरी पीढ़ी, तुम्हें लगता है कि प्रमोशन मिल गया, ऑफिस में सैलरी बढ़ गई, मतलब लाइफ सेट है, इसीलिए तुम सब लोग प्रमोशन के पीछे भागते हो। फिर मैया ने मुझे समझाया कि ऑफिस में प्रमोशन मिलने से सिर्फ बैंक बैलेंस और स्ट्रेस बढ़ेगा, पर अगर लाइफ में प्रमोशन चाहिए तो अपने सुख दुख बांटने के लिए एक हमसफर की ज़रूरत है। मैया ने ये भी कहा कि अगर तुझे करियर के रेस में जीतना है तो तू अकेली दौड़ सकती है और जीत भी जाएगी, पर लाइफ की रेस में जीतने के लिए तुझे एक टीम की ज़रूरत है। मैया की कही ये छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक घर बना दी। उसके बाद मैंने कुछ दिन विचार करके ये सोचने लगी कि जिस प्रकार करियर और जॉब का एक सही समय है, उसी प्रकार विवाह करने का भी एक सही समय तो है। और जब विवाह करना ही है तो क्यों ना सही समय पर किया जाए। मैया के साथ किया हुआ ये छोटा सा संवाद, उसके कारण टाइम पर शादी करना अब ये मेरे दिमाग में फिट हो गया। उसके बाद मैंने विवाह के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया। मैं 7D के सिद्धांतों की मदद से आगे बढ़ी। 7D इंग्लिश अल्फ़ाबेट का D है, तो उसमें से पहला D है ड्रीम, यानी कि स्वप्न। मैंने विवाह करने का स्वप्न देखा और निर्णय भी लिया। दूसरा D है डिज़ायर, यानी कि इच्छा। मैंने इस निर्णय को अपने पूरे मन से स्वीकारा। तीसरा D है डिटर्मिनेशन, यानी संकल्प। मैं अपने जिंदगी के सही समय पर विवाह करूंगी, ऐसा मैंने संकल्प लिया। चौथा D है डिसिप्लिन। ये मेरी अपनी इच्छा, अपना डिसीजन और अपना अनुशासन था कि मैं अपने माहेश्वरी समाज में अरेंज मैरिज करना चाहती हूँ। पांचवा D है दिशा, यानी कि डायरेक्शन। शादी की क्या प्रक्रिया होती है ये मैंने पूरी तरह समझ ली, बिल्कुल बायोडाटा बनाने से लगाकर एकदम लड़कों को मिलने तक, ये पूरी प्रक्रिया अच्छे से समझ ली। छठा D है डेडलाइन, यानी समय की सीमा। अभी कोई भी कार्य में अगर सफलता पानी हो, डेडलाइन बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये निश्चय किया कि मेरे 26वें जन्मदिन से पहले मेरा विवाह हो जाना चाहिए। और सातवां और आखिरी D है डिवोशन, यानी कि समर्पण। मैं पूरे मन और निष्ठा से विवाह की इस प्रक्रिया को समर्पित हो गई। फिर उसके बाद मेरे पापा के कहने पर मैंने खुद अपना बायोडाटा बनाया, खुद उसमें का सारा कंटेंट भी लिखा और बायोडाटा डिज़ाइन भी खुद ही किया। पापा जानना चाहते थे कि मैं पूरे मन से अरेंज मैरिज के लिए तैयार हूँ या नहीं, इसीलिए उन्होंने मुझे खुद अपना बायोडाटा बनाने के लिए कहा। देखिए, जीवन में अगर किसी भी कार्य में सफलता हासिल करनी हो तो 3 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। पहली, स्पष्ट विचार, दूसरी, योग्य दिशा, और तीसरी, सकारात्मक दृष्टिकोण। क्योंकि बात विवाह की हो रही है, ये तीनों बातें विवाह के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पहली, स्पष्ट विचार, यानी कि क्लैरिटी। मुझे क्या चाहिए, किस प्रकार का लड़का चाहिए, कैसा परिवार चाहिए, कौन सा शहर चाहिए, इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट विचार। दूसरी है योग्य दिशा, यानी कि मेरे लिए शादी की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, जो मेरा बायोडाटा बना है, मैंने किन लोगों को वो बायोडाटा भेजना चाहिए, कौन कौन से ग्रुप्स में वो बायोडाटा फॉरवर्ड करना चाहिए, कौन से वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल बनाना चाहिए। ये सब विवाह की प्रक्रिया को योग्य दिशा देंगे। और तीसरा और आखिरी महत्वपूर्ण सूत्र है सकारात्मक दृष्टिकोण। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। इसीलिए इस पूरे प्रक्रिया में मेरे साथ अच्छा ही होगा,
ये विचार मन में धरकर आगे बढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद आया मेरे सामने $1,000,000 क्वेश्चन, यानी कि सबसे बड़ा प्रश्न, विवाह क्या है? What is marriage? मैंने 2-3 दिन आराम से इसके बारे में सोचा और फिर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मैरिज इज कंपैटिबिलिटी, यानी कि विवाह का मतलब है अनुकूलता। अभी पहले के ज़माने में अनुकूलता देखने के लिए कुंडली मिलाते थे और कितने गुण मिल रहे हैं वो देखते थे। आज हमारी जनरेशन में कुंडली के साथ साथ वाइब मैच होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि विचारधारा मैच होना। तो मेरी और उस लड़के की विचारधारा मैच होती है कि नहीं, ये देखने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स की लिस्ट बनाई और फिर उन पॉइंट्स को 8 से 10 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया। मैं आप लोगों को कुछ श्रेणियों के उदाहरण देती हूँ। जैसे कि पहली श्रेणी थी फिजिकल कंपैटिबिलिटी, यानी कि शारीरिक अनुकूलता, जैसे कि लड़के की हाइट, उसका वजन, रूप, रंग इत्यादि चीज़ें। दूसरी थी मेंटल कंपैटिबिलिटी, यानी कि बौद्धिक अनुकूलता, लड़के ने कितनी पढ़ाई लिखाई करी है, कौन से कॉलेज से पढ़ा हुआ है, मेरे काम के कॉन्सेप्ट को समझता है क्या, हम दोनों के अंदर इंटेलेक्चुअल रिस्पेक्ट है क्या, ये सारी चीज़ें उसमें थी। तीसरी थी बहुत महत्वपूर्ण, स्पिरिचुअल एंड वैल्यू सिस्टम की कंपैटिबिलिटी, यानी कि आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक अनुकूलता, जिसके अंदर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें थी। लड़का भगवान में विश्वास करता है, वो पाठ पूजा करता है, उसके और मेरे संस्कार एक जैसे हैं, उसका व्यवहार कैसा है, ये सारी चीज़ें उसमें थी। चौथी थी लाइफस्टाइल की कंपैटिबिलिटी, यानी कि जीवन शैली की अनुकूलता। हम दोनों के बीच में कुछ समान इंटरेस्ट है, जैसे दोनों को पिक्चर देखना पसंद हो, दोनों को घूमने जाना पसंद हो, हम दोनों की दिनचर्या कम से कम 50% तो समान है या नहीं, ये सब चीज़ें मैंने उसमें देखी। पांचवी और बहुत महत्वपूर्ण हम मारवाड़ी लोगों के लिए फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी, यानी कि आर्थिक सोच की अनुकूलता। वो लड़का किन चीज़ों पर पैसे खर्च करता है, कितने पैसे खर्च करता है, उसे पैसे बचाने की आदत है क्या, बचे हुए पैसों का इन्वेस्टमेंट करता है कि नहीं, ये सब चीज़ें मैंने देखी। और ऐसे बहुत सारी और श्रेणियाँ भी मैंने निकाली, तो कुल मिलाकर 50 पॉइंट बन गए। अब जब घर में हम सब चर्चा करने बैठे, मेरी दादी हंसते हंसते बोली, बेटा अपन तेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, रोबोट नहीं। इतने पॉइंट या इतने गुण किसी भी लड़के में होना पॉसिबल नहीं। तो ये सुनकर मैंने निकाले 5 मैंडेटरी पॉइंट, 5 ऐसी कंपलसरी चीज़ें जो मुझे लड़के में चाहिए। फिर बाकी सब कम हो या ज़्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता। उसमें कुछ महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें थी, जैसे कि निर्व्यसनी। मेरा सबसे महत्व का पॉइंट था लड़का निर्व्यसनी होना चाहिए। और एक कुछ ऐसा पॉइंट था कि लड़के का एजुकेशन मास्टर्स का, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण उसमें मेरा पॉइंट था कि मुझे काम करने का फ्रीडम होना चाहिए मेरी ससुराल। तो ऐसे मैंने अपने 5 कंपल्सरी, 5 मैंडेटरी पॉइंट्स निकाले और मैं शादी की इस यात्रा पर आगे बढ़ी। पूरे विवाह की यात्रा में मैंने एक मूल मंत्र का गांठ अपने पास बांध लिया, वो थी नको ते सोडा हव ते मिळे। वो थी नको ते सोडा हव ते मिळे। जो 5 पॉइंट मुझे चाहिए थे, बस उनके ऊपर फोकस कर मैं आगे बढ़ी, बाकी सब छोड़ दी। तो मुझे जो चाहिए वो अपने आप मुझे मिल गया। और फिर एक दिन भगवान की कृपा और मेरे भाग्य से मुझे अपना मनचाहा वर मिला, जो आज मेरे साथ यहाँ आए हुए भी है। और उन्हीं के साथ सास ससुर के रूप में दूसरे माता पिता भी मिले। 3 साल पहले जून के महीने में हमारा विवाह हुआ। दोनों परिवारों की इच्छा थी कि विवाह कुछ अलग तरीके से किया जाए, तो हमने विवाह में छोटी छोटी अलग चीज़ें की, जिससे उसका स्वरूप ही बदल गया। कुछ उदाहरण मैं आपको देती हूँ इसमें से। एक थी वरमाला के लिए वर और वधू की एंट्री। तो दुल्हन का डांस करने के बजाय या अजीम व शाह शहनशाह जैसे म्यूजिक लगाकर वर वधू की एंट्री कराने के बजाय हमने वेद पाठी ब्राह्मणों के बीच में से वेद घोष करते हुए वर और वधू की वरमाला के लिए
दूसरी चीज़ जो हमने अलग की थी वो बारात का स्वागत। तो वो महीना था आषाढ़ी एकादशी का और पंढरपुर तो बिल्कुल सोलापुर के पास ही। तो हमने वारकरी संप्रदाय की थीम से बारात का स्वागत किया। सारे बारातियों को वारकरी बनाना और विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला ये जाप करते हुए बिल्कुल मधुर नाद के साथ पूरे बारातियों की एंट्री करवाई और उनका स्वागत सत्कार किया। और उसी तरह अलग हुआ मेरा बहु स्वागत। जब मैं अपने ससुराल आई, जैसे मेरी वरमाला की एंट्री हुई थी वैसे ही वेद पाठी ब्राह्मणों के बीच से, वेदघोष के बीच से मेरा गृह प्रवेश हुआ। तो ये हमने कुछ छोटी छोटी विवाह में अलग चीजें की जिससे विवाह का स्वरूप ही पूरी तरह बदल गया। आज हमारे शादी को 3 साल हो चुके हैं। हमारा एक छोटा लड़का भी है, 6 महीने का बेबी है शिवांश, जो आज हमारे साथ यहाँ आया हुआ है। वो अभी सो रहा है, इसीलिए मैं इतनी आराम से बात कर पा रही हूँ। तो शुरुआत में जब मुझे पूछा था कि शादी का मतलब क्या है, मेरा जवाब था अनुकूलता। पर अब जब 3 साल हो गए हैं तो मेरा शादी का मतलब बदल चुका और भी कुछ नई चीज़ें मुझे समझ में आई। पहली चीज़ जो मैं समझ चुकी हूँ, विवाह में अनुकूलता से भी ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन, यानी कि संवाद। पति पत्नी के बीच में स्पष्ट, स्वस्थ और प्रभावी संवाद। दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी है वो है सही होने से ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे को इज्जत देना और वो इज्जत बनाए रखना। तीसरी चीज़ जो मैंने सीखी, विवाह का दूसरा नाम है समर्पण। एक दूसरे को 100% समर्पित हो जाना। उसके सारे दुख मुझे अपने लगे और मेरे सारे सुख दुख उसे अपने लगे। चौथी चीज़ जो मैंने सीखी है, शादी मतलब कोई हर रोज़ बड़े बड़े गिफ्ट या सरप्राइज देना नहीं है। हर रोज़ छोटी छोटी बातों में एक दूसरे का ध्यान देना, एक दूसरे के लिए केयर करना, यही विवाह का असली मतलब है। और पांचवी और आखिरी चीज़ जो मैंने सीखी है, विवाह सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं, 2 परिवारों के बीच होता है। और ससुराल मिलने के मामले में तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। अगर एक वाक्य में कहना हो तो ऐसा घर मिला है जहाँ अनुशासन भी है, मर्यादा भी है और उतना ही फ्रीडम भी। कहते हैं शादी के बाद लड़की की भाषा, भूषा, भजन और भोजन सब बदल जाता है। लेकिन मेरे लिए ये बदलाव बहुत आसान था क्योंकि मुझे अपने पति और सास ससुर का पूरा सपोर्ट था। शादी के बाद मेरे लिए काफ़ी चीज़ें बदल गई, पर इतनी भी नहीं बदली कि मेरी अपनी इंडिविजुअलिटी यानी कि पहचान, पसंद नापसंद, शौक ही बदल जाए। आपको एक छोटा उदाहरण देती हूँ। मुझे खाने में खटान और मिठान कम पसंद है। अब ससुराल आने के बाद मेरे सासू जी ने ये नहीं चाहा कि मैं वो पसंद करने लगूँ, बल्कि वो बोले कि बचपन से जैसा तुमने खाना खाया है वैसा ही तुम्हें पसंद आता है बेटा। और उस दिन से लगाकर आज तक जब भी खाने में खटान मिठान हो, वो याद से मेरे लिए अलग निकाल कर रखा। उनके प्यार और सपोर्ट की अनगिनत उदाहरण है। मैं फुल टाइम जॉब कर सकती हूँ आज क्योंकि उनका सपोर्ट है। दोस्तों के साथ घूमने जा सकती हूँ क्योंकि वे पीछे घर पर हैं। सुबह जल्दी ऑफिस की मीटिंग्स अटेंड करती हूँ क्योंकि वे नाश्ते की प्लेट मुझे हाथ में लाकर दे देते हैं। मेरी छोटी से छोटी सफलता का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन वो करते हैं। उन्होंने मुझे रीति रिवाज और तौर तरीके बहुत ही पेशेंस यानी कि बहुत ही संयम से सिखाए और आज भी वे स्पेशली मेरा सपोर्ट करने के लिए यहाँ आए हैं। मेरे ससुर जी के प्यार करने का तरीका बड़ा अलग है। वे कहते नहीं पर बिना कहे बहुत कुछ कर जाते हैं। अगर मैं बीमार हूँ तो पूरी रात वे नहीं सोते। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई, ऐसे उनको पता चला जैसे कि आम पसंद आता है, तो अगले दिन पूरा फ्रिज आम से भर दूँ। अगर मैं अकेली ट्रेन से कहीं सफ़र कर रही हूँ तो एक बार मेरे पति सो जाएंगे पूरी रात, पर मेरे ससुर जी पूरी रात ट्रेन ट्रैक करेंगे और देखेंगे मैं सेफ हूँ कि नहीं, मैं बराबर पहुँची हूँ कि नहीं। इतना ही नहीं, मैं करियर में बहुत अच्छा करूँ, मेरी करियर ग्रोथ अच्छी हो, मैं कुछ नया करूँ। इसीलिए वो मुझे अलग अलग प्रोफेशनल और टेक्निकल मेंटर्स यानी कि व्यावसायिक और तांत्रिकी मार्गदर्शकों से मिलाते थे। इसी तरह जितने लाड़ प्यार से मैं अपने मैके में पली बड़ी हूँ, उससे दुगने लाड़ प्यार से मैं अपने ससुराल में रही।
आज के समय में हम यंग पीढ़ी स्वयं अपने जीवन साथी का चुनाव करना चाहते हैं। ये स्वातंत्र एक अवसर भी है और एक जिम्मेदारी भी है। इसीलिए समझदारी और दूरदृष्टि के साथ निर्णय लेना बहुत जरूरी है। मेरे जीवन साथी चुनने के इस सफर में से मैंने 5 महत्वपूर्ण सूत्र निकाले हैं। जो भी विवाह योग्य लड़का लड़की अब अपना जीवन साथी खोजना चाहते हैं, उनके लिए ये 5 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज ये है कि सबसे पहले स्वयं को जाने। आप कौन हैं? आप जीवन से क्या चाहते हैं? आपके क्या मूल्य है और आप किन बातों पर समझौता नहीं करना चाहते, ये जाने। दूसरी चीज है पूर्णता नहीं, अनुकूलता खोजें। कि कोई भी इंसान 100% पूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसा जीवन साथी चुनें जिसके संस्कार, विचार, जीवन शैली और भविष्य के सपने आपसे मेल खाते हैं। तीसरी चीज जो मैंने सीखी है वो है रूप से अधिक स्वभाव को महत्व दें। वो सब सुप्रसिद्ध गीत तो आप लोग जानते ही होंगे। गोरे रंग पे ना इतना घुमार कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। तो सुंदरता बस कुछ क्षण का आकर्षण बनाती है, पर अच्छा स्वभाव, केयरिंग नेचर, भावनात्मक परिपक्वता ये हमारे रिश्ते को जिंदगी भर के लिए मजबूत बनाती है। चौथी चीज है सम्मान प्रेम से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जो रिश्ते में सम्मान नहीं हो वहाँ कुछ दिनों में प्रेम भी खत्म हो जाता है। इसीलिए जीवन साथी का चुनाव करते वक्त उसका व्यवहार देखें। अपने परिवार के प्रति व्यवहार, अपने सहकर्मियों के प्रति व्यवहार और सबसे महत्वपूर्ण अपने से कम दर्जे के लोगों के प्रति उसका व्यवहार। और आखिरी चीज जो मैंने सीखी वो है विवाह 2 व्यक्तियों का ही नहीं, 2 परिवारों का मिलन है। इसीलिए जब आप जीवन साथी चुन रहे हो, जीवन साथी के साथ साथ ये भी देखें कि उसके परिवार के संस्कार, वातावरण और मूल्य आपके परिवार से मिलते हैं। बस इसी के साथ अब मैं आप सब लोगों से रुकने की आज्ञा चाहूँगी। उससे जो भी अच्छी बातें निकल रही हो उन्हें मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करना चाहती हूँ, और जो कुछ गलतियाँ हो गई हो उस सब से आपके लिए क्षमा मांगती हूँ। आज यहाँ मुझे बुलाया गया, मुझ जैसी छोटी युवा वक्ता को यहाँ बुलाया गया, इतना स्वागत सत्कार किया गया, उसके लिए मैं आजीवन आप सब लोगों की ऋणी हूँ। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय गणेश।